Hello everyone, you are welcome on my channel Marsharde Learning Class. So this is second chapter of Science Class 8 NCERT book. So इसे हम देखेंगे. चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. एंड फ्रेंड मतलब दोस्त, एंड फो मतलब दुश्मन. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस प्रकार से दोस्त हैं एंड किस वे में वो हमारे दुश्मन हैं, इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं. तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपने बहुत प्रकार के प्लांट्स या एनिमल्स को देखा होगा. हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी. इसके अलावा प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नॉर्मली नहीं देख सकते, और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में क्या होता है, मॉइस्ट ब्रेड जो होता है वो ख़राब हो जाता है और उसके ऊपर सरफेस पे ग्रेइश वाइट पैचेस आ जाते हैं, अपीयर हो जाता है. ठीक है. सो ये जो पैचेस आप देख रहे हो, ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं. आप उससे अगर उसे ऑब्जर्व करोगे उस पैचेस को, तो यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. तो आप देखोगे कि उस ब्रेड पे जो पैचेस है वो टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं. तो डू यू नो व्हाट दी स्ट्रक्चर्स. तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आते हैं. ठीक है. तो जो आपको वो पैचेस दिख रहे थे और उस पर जो टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स ही थे. ओके. जिससे हम सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास यानी माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास यानी माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो हमारे नेकेड आई खुली आंखों से नहीं दिखता है, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं. ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना. आगे है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह पे रहते हैं. यहाँ पे ना कि कहाँ से आते हैं, तो हर जगह पे रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में. वो ठंडा से लेकर गर्मी तक, जैसे बर्फ़ में भी रहते हैं और जैसे डेजर्ट वगैरह एरिया में भी रहते हैं. नेक्स्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो एक्टिविटी 2.1 में देखते हैं. आपको कलेक्ट करना है मॉइस्ट सॉइल को फ्रॉम फील्ड, खेत से, और उसे एक बीकर में लाकर डालना है और उसमें थोड़ा सा वाटर को ऐड करना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन. जब वो वाटर के अंदर वो जो सॉइल का जो पार्टिकल्स है वो जब सेटल हो जाए, तो आपको ऑब्जर्व करना है. एक ड्रॉप उसमें से लेना है वाटर का, और उसे बीकर से एक ड्रॉप लेना है वाटर का, और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसे देखना है. तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स आपको देखने को मिलेगी. नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.2. आपको क्या करना है, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. एक तालाब से कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपको ले लेना है. स्प्रेड ऑन ग्लास स्लाइड. एक शीशे के स्लाइड पे आपको उसे स्प्रेड कर देना है एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप से देखना है. तो उस ड्रॉप्स, जो वाटर का ड्रॉप था, उसमें आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे. आगे, डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. क्या आप देख सकते हो आपके आसपास भी बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे हैं. तो क्या आप उसे देख सकते हो, तो हम उसे नहीं देख सकते जब तक कि हमारे पास माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास ना हो. These observations show that water and soil are full of tiny organisms. तो इस एक्टिविटी, इस ऑब्जर्वेशन को देख के आपको ये पता चल गया होगा कि जो सॉइल होता है वो टाइनी ऑर्गेनिज्म से फुल होता है यानी भरा हुआ होता है. थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye or naked eye. तो आप देखोगे कि जो सॉइल होता है, सॉइल में आपको अगर हम सॉइल में देखें तो अर्थवर्म देखने को मिलेगा, स्नेल देखने को मिलेगा, और बहुत सारे कीड़े आपको देखने को मिलेंगे. तो उन सबको हम कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं माइक्रोब्स के, क्योंकि माइक्रोब्स तो वही होते हैं जो स्मॉल इन साइज होते हैं, जिन्हें हम खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं विदाउट एनी मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप.
ओके। सम ऑफ दीज सच एज दी फंगस, देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यहाँ नेम गिवन है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम फंगस कहते हैं। दैट ग्रो ऑन ब्रेड, जो ब्रेड पे ग्रो होता है। तो जो आपको दिख रहा था ब्रेड पे जो वो स्ट्रक्चर दिख रहा था राउंड राउंड, वो फंगस ही था, क्योंकि फंगस ब्रेड पे उगता है और फंगस जो है एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, आप फंगस को सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हो। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप आप नहीं देख सकते हो फंगस को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। पहली बात तो इनकी साइज़ इतनी छोटी है कि हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि बिना माइक्रोस्कोप के या मैग्नीफाइंग ग्लास से जिसे हम नहीं देख सकते हैं उसी को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। आगे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है 4 मेजर ग्रुप्स में, जो यहाँ पे नेम्स है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ एल्गी। सो सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल जाएगा फिगर 2.1 एंड 2.4 में। आगे है वायरसेस। सो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर नॉट कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। तो जो माइक्रोस्कोप से देखा जाए जो बहुत छोटा हुआ ऐसे को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बट वायरसेस जो होते हैं उसे भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्योंकि ये खुली आंखों से हमें नहीं दिखता है, फिर भी हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वाई? क्योंकि ये जो है दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये किसी दूसरे के बॉडी का सहारा न ले। दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल्स के अंदर ये अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, माने रिप्रोडक्शन का काम चलता है। तो क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब ये नॉन लिविंग टाइप के हैं, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कहा जाता है। ये जो वायरसेस होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस पे अटैक करते हैं, जिसके सेल्स के अंदर अटैक करते हैं, ऐसे होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहे तो बैक्टीरियम हो सकता है या प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। ठीक है, तो प्लांट एनिमल एंड बैक्टीरियम, ये सब क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म है। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जिस पे वायरसेस अटैक करते हैं। ओके, आगे देखेंगे सम ऑफ दी वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5 में आपको वायरसेस की पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। कॉमन एलिमेंट्स, अब देखो इनसे होने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू मतलब सर्दी, जो खांसी होता है सर्दी वगैरह, कफ बने खांसी, एंड वायरसेस ये सब क्या करते हैं? वायरसेस जो हैं वो कफ, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू एंड कोल्ड ये सब कॉज करते हैं। कुछ सीरियस डिजीज़ भी हैं जो वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, जो है पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब क्या है? वायरस जो है, ये वायरस होते हैं वो इस डिजीज़ को करते हैं। पोलियो को, चिकन पॉक्स को कौन करता है? वायरसेस करता है। आगे है डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। डिजीज़ जैसे कि डिसेंट्री, मलेरिया, ये सब कौन करता है? प्रोटोजोअन्स करता है, एंड या प्रोटोजोआ। और जो टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब बैक्टीरिया इसे कॉज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो एंड चिकन पॉक्स कौन कॉज करता है? वायरसेस। डिसेंट्री एंड मलेरिया प्रोटोजोआ कॉज करता है। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ यानी बैक्टीरिया कॉज करता है। तो नेक्स्ट पेज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस पेज में आप देख सकते हो यहाँ पे बैक्टीरिया का ड्राइंग पिक्चर गिवन है। बैक्टीरिया कुछ इस तरह से होता है। अलगी है जिसमें यहाँ पे अलगी यानी नेम्स देखो यहाँ पे क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगैरा। उसके बाद यहाँ पे प्रोटोजोआ है जिसमें अमीबा एंड पैरामेसियम है। ओके, आगे है फिर फंगी का जिसमें ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलम है एंड एस्पेरिगिलस है। ठीक है, तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनका नाम आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि अलगी का नेम बताओ, तो अलगी का यहाँ पे देखो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अलगी के कैटेगरी में आते हैं। इधर देखो अमीबा एंड पैरामेसियम, ये जो हैं वो प्रोटोजोआ के कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पेज को हम देखते हैं। देखिए आपको वायरसेस के पिक्चर देखने को मिल रहा है। ये देखो ये दोनों वायरसेस हैं। अब यहाँ पे एक सब टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं।
जैसे कि सिंगल सेल मतलब एक सेल के बने हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ये सब होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं, मोर देन वन सेल से, जैसे कि मैनी अलगी एंड फंगी। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने हुए हैं, मतलब सिंगल सेल्ड हैं, एंड कौन कौन से मल्टी सेलुलर हैं, तो आपको नेम बता देना है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, मैंने आपको बताया था हर तरह के इन्वायरमेंट में वो रहते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे रैंगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, मतलब ये जहाँ बर्फ़ जमा होता है वहाँ से लेके हॉट स्प्रिंग जैसे डेजर्ट्स वगैरह में भी रह सकता है। एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, एंड डेजर्ट जैसे कि सूखा जो रहता है रेगिस्तान वगैरह से लेके मार्सी लैंड्स में भी ये पाए जा सकते हैं, जहाँ पे बारिश होते रहता है हर वक्त, और डेजर्ट्स में बहुत कम बारिश होता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम के ऊपर रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फ्रीली रहते हैं। ठीक है, कुछ सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, ग्रो करते हैं, और कुछ है जो एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। आगे देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे विषाणु जीवाणु वगैरह कहते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और एंड अस मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम और हम सब। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम जो है प्ले करता है कि इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ्स में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हैं, कुछ काउज डिजीज़ को कॉज करते हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हैं। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं किस लिए? वेरियस पर्पजेस में। जैसे दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, मतलब कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, कर्ड बने दही, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंडली है। आगे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए इससे पहले से ही, मतलब बहुत पहले से ही इसे यूज किया जा रहा है। आगे है दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट को साफ करने में भी इसका बहुत बड़ा मदद है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि वेजिटेबल फिल्स, जैसे कि सब्जियों के छिलके या एनिमल्स के रिमेन्स, फेसिस जिसे गोबर वगैरह कहते हैं, तो इन सबको डिकम्पोज करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जो डिड ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, जब कोई जानवर मर जाता है तो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे क्या होता है? उसका शरीर नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये हमारे लिए एक फ्रेंड हुआ और ये इन्वायरमेंट क्लीनर भी हुआ। ठीक, आगे है आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, यही है जो बैक्टीरिया होता है वो वेजिटेबल्स फिल्स को, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स को क्या करता है? हार्मफुल सब्सटेंस से हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, एंड ये सब काम बैक्टीरिया करता है। ओके, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, बैक्टीरिया होता है वो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी मदद करता है, एग्रीकल्चर में भी मदद करता है। आपको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाता है? नाइट्रोजन देता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स को देता है, उसके बाद इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। आगे है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल कैसे है ये हम देखेंगे। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, आपने पढ़ा है क्लास 7 में कि जो मिल्क है कर्ड में कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया की मदद से। तो आइए इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पे पहली कहती है आई सा दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। पहली कहती है कि मेरी मम्मी ने क्या किया, वार्म दूध में, जो गर्म दूध था उसमें थोड़ा सा कर्ड मिला दिया, ठीक है, और इस तरह से दही जमने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज दी बैक्टीरियम लैक्टोबासिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो जो कर्ड का फॉर्मेशन है, मतलब कर्ड कैसे बनता है, तो एक बैक्टीरिया से बनता है, बैक्टीरिया की हेल्प से, जिसका नेम है बैक्टीरियम लैक्टोबासिलस। तो इसका नाम आपको याद रखना है। यही दूध से दही बनाता है। कौन बैक्टीरिया? बैक्टीरियम लैक्टोबासिलस। तो इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, क्या होता है कि दही
बनाने में कैसे मदद करता है? तो ये क्या करता है, मिल्क में मल्टीप्लाई करता है, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से मतलब कि मल्टीप्लाई होते जाता है और इस तरह से पूरे जो दूध होता है उसको कन्वर्ट कर देता है दही में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पनीर को बनाने में, पिकल्स को बनाने में एंड मैनी अदर फूड आइटम्स को बनाने में। एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा सूजी, जो सूजी आप बनाते हो घर पे, हलवा बनाते हो तो उसमें आप सूजी डालते हो और साथ में एक इंग्रेडिएंट डालते हो दूध, तो दूध भी बैक्टीरिया से ही बनता है, ठीक है, उसमें भी बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक। इडलीज बनाते हो, भटूराज बनाते हो तो उसके जो कर्ड होता है, इडली बनाने के लिए, भटूरा बनाने के लिए कर्ड में आपको पता है क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नेम है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। ओके, कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर? तो ये जो बैक्टीरिया और जो ईस्ट है, ईस्ट भी एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो ईस्ट है और ये जो बैक्टीरिया है ये दोनों फर्मेंटेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। में कौन हेल्प करता है? तो बैक्टीरिया और ईस्ट। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 में क्या है ये देख लेते हैं। सो टेक ½ kg फ्लोर, आटा और मैदा और उसमें सम शुगर को मिक्स कर दीजिए, शुगर को मिक्स कर दीजिए और वार्म वाटर को ऐड कर दीजिए। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट, और उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल दीजिए, ईस्ट पाउडर, और उसे अच्छे से गूँथ लीजिए और सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, और 2 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं ये बताना है। डिड यू फाइंड दी डो राइजिंग, क्या आपने देखा कि जो डो था वो फूल गया है? तो यहाँ आंसर में क्या है, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, ईस्ट जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बहुत तेज़ी से एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक। बबल्स ऑफ द गैस फिल दी डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो क्या हुआ, जैसा आटा लिए थे उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर को ऐड किए थे, फिर चीनी को ऐड किए थे, फिर ईस्ट पाउडर को ऐड किए थे, तो ऐसा करने से आप उसके बाद डो बना के कुछ घंटों तक रख लेंगे, उसके बाद डो अपने आप फूलने लगेगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ईस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली, बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उससे। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब वो रेस्पिरेशन करता है, ईस्ट सांस लेता है, ठीक है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सहेल करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। तो बबल्स ऑफ द गैस फिल दी डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, तो जो गैस का ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसका बबल्स बन गया और यही बबल्स डो में क्या हुआ, फिल हो गया, मतलब भर गया, और इसके बाद इंक्रीज हो गया वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? डो का वॉल्यूम, क्योंकि ये जो बबल्स था कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो डो में भर गया, इसलिए उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। फिगर 2.6 में आप देख सकते हो। आगे है, दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो इसीलिए क्या करता है, रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके बबल्स बना के डो को फुला देता है। इसीलिए इसी आधार पे बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ब्रेड्स को बनाने में, पेस्ट्री को बनाने में एंड केक्स को बनाने में। तो इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट हम आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो यहाँ तक आप जो मैंने पढ़ाया है उसे आप ध्यान से पढ़ना और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।